Hello students, welcome to the next session. In this session, we'll solve next 25 questions. Okay? Chalo, very good. So, your next question is vitamin A rich vegetable crops released by IARI New Delhi are. Okay. So, what is the full form of IARI? This is the International Agricultural Research Institute. ठीक है? So, ये एग्रीकल्चर के फील्ड में ये जो सारे रिजल्ट्स, ये जो सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो रेगुलेट करती है, उसके स्टैंडर्ड्स होते हैं. ओके. और जो कुछ भी ये जो प्राइवेट एंड गवर्नमेंट की लैब्स होती है ना, लेबोरेटरीज होती है ना, उनको जो कुछ भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड लेबोरेटरीज होती है उनको अप्रूव करने का काम, ठीक है, और उनको स्टैंडर्डाइजेशन करने का काम, उनका मॉनिटर करने का काम, ठीक है, तो क्रिटिसाइज करने का काम, ये सारा काम ये IARI जो हमारी नेशनल इंस्टीट्यूट है वो करती है. ठीक है. सो वो न्यू दिल्ली में लोकेटेड है. तो उसने कौन से विटामिन ए रिच जो क्रॉप्स है वो जनरेट किए हैं. सो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? करेक्ट ऑप्शन इज बी, carrot, spinach and peas are the vitamin A rich vegetable crops which were released by the IARI. okay. सो ये कॉमन सेंस की बात है, ये आपको पता होनी चाहिए. इसमें कीवर्ड्स क्या है? विटामिन ए रिच. ओके. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. Find out the incorrect match from the following. So just take 30 minutes to solve this question. So which is the incorrect match out of the following pairs? So answer is ready. Answer is brassica, that is Pusa 7. So these are the varieties or the food variants of the that particular food crop. Okay. So these can be hybrid plants or these can be recombinant plants. Okay. आया समझ में? तो उनके वो क्या है? वैरायटीज है. सो इनकरेक्ट मैच कौन सी है? तो पुसा 7 ब्रासिका. ओके. बाकी के करेक्ट है. नेक्स्ट. चलो आंसर आ ही गया है. सस्पेंशन कल्चर इज ऑप्टेंड इन द सॉलिड मीडियम, सेमी सॉलिड मीडियम, लिक्विड मीडियम एंड अगार अगार मीडियम. ओके. तो इनमें से किस में आपको क्या मिलेगा? सस्पेंशन कल्चर मिलेगा. तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कल्चर. One is suspension culture and other is adherent culture. Okay. Or adhered culture. So always remember this adhered culture needs a support to grow. Okay. तो आपकी प्लेट है, उस प्लेट में आपका अगार है और उस अगार पे कल्चर ग्रो हुआ है. सो दैट टाइप इज adherent culture. Okay. But if your culture cells are freely suspended or freely floating in the medium, so that is suspension culture. Okay. And that suspension culture you will obtain in the liquid medium. Okay. कहाँ पे मिलेगा वो आपको? लिक्विड मीडियम में मिलेगा. सो देयर आर वेरियस टाइप्स. सॉलिड मीडियम इज नथिंग बट योर अगार अगार मीडियम. सेमी सॉलिड मीडियम इज नथिंग बट योर बट्स. ओके. दोज बट्स दोज आर सेमी सॉलिड. ओके. तो उसमें आप स्टैब कर सकते हो. ओके. तो वो पूरा उसकी विस्कोसिटी बहुत हाई होती है, बहुत हाई. सो दैट मीडियम इज कॉल्ड एज सेमी सॉलिड मीडियम एंड लिक्विड मीडियम इज योर ब्रॉथ. ओके. लिक्विड ब्रॉथ वो बिल्कुल आपके पानी जैसा होता है. ठीक है. या यू कैन से ऑयल जैसा होता है. ओके. ऑयल भी ज्यादा हो गया, ऑयल की भी विस्कोसिटी ज्यादा हो गई. पानी, मिल्क ऐसा कैसा होता है ना, उसकी विस्कोसिटी जो होती है ना वैसे उसकी विस्कोसिटी होती है. ठीक है. चलो नेक्स्ट. सो बिफोर वी प्रोसीड, वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग I should tell you that when you are preparing you are preparing very primary culture for your tissue culture plant. Okay. तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि which type of variety you want to grow. Okay. So that variety is supporting suspension culture or that variety is supporting adherent culture. So you have to study that growth pattern first. Okay. And when you are studying that growth pattern, then you will come to know
that my culture is supporting suspension culture or my culture is supporting adherent culture. So according to that, you will prepare the growth medium. Okay. So very routine or very common way to grow your explant is, first of all, you enrich your culture in the broth media. Okay, first of all you check the purity of your sample or purity of your culture in on the slant. Okay, स्लांट क्या होता है, ऐसा यू कैन से एक ज्यादा सरफेस एरिया मिलना चाहिए, ऐसा एक स्लांटिंग पोजीशन में वो अगर सॉलिडिफाई किया जाता है और उस पे आपका जो कल्चर है वो ग्रो किया जाता है. सो इन स्लांट यू चेक फर्स्ट प्योरिटी, आपका वो प्योर है कि नहीं, उसमें कुछ यू कैन से कुछ कंटामिनेशन है कि नहीं, ये आपको चेक करना है. Okay, so first of all you have to check the purity on slant, then you subculture that culture on the broth to enrich the your culture. You enrich your culture means you amplify or you multiply the numbers of the cells by growing them in the broth. Okay, so this is your second step, and your third step is, that is you isolate your cultured cells on the plate, on the solid media, that is your agar. आया समझ में? तो ये रूटीन प्रोसीजर फॉलो की जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इनिशियल स्टेप इन टिश्यू कल्चर इज. सो टिश्यू कल्चर में इनिशियल स्टेप क्या होती है? तो सबसे पहले टिश्यू कल्चर के जो सारे के सारे टाइप्स है वो आपको पता होने चाहिए. ठीक है, चलो. सो क्या होता है सबसे पहले टिश्यू कल्चर में? सो दैट स्टेप इज callosing. So क्या होता है callosing? What is the meaning of callus? So callus is produced due to growth of the explant and can be defined as a unorganized mass of loosely arranged parenchyma cells is called as callus. ठीक है, तो explant से इस callus का formation करना और इसका culture करना, ठीक है, that is the very initial step in tissue culture. And from that unorganized mass of cells or callus you go for the organogenesis. ठीक है, you provide the growth hormones and then और स्पेसिफिक एंजाइम्स दैट इज ऑक्सीन्स, साइटोकाइनिन्स, और वो प्रॉपर प्रोपोर्शन में सप्लाई करके उसका सप्लीमेंट देके आप क्या करते हो, ऑर्गन्स का फॉर्मेशन जो है वो इंड्यूस करते हो. बट फॉर दैट मैटर कैलस फॉर्मेशन शुड बी डन वेरी एफिशिएंटली एंड वेरी अप्रोप्रिएटली. ठीक है, ऐसे समझ में क्या स्टेप है वो? So callus is nothing but the growth of your explant, but that growth is very unorganized. ठीक है, आप differentiate नहीं कर सकते कि ये stem है, ये leaf है. ठीक है, ये आप differentiate, ये root है, ये आप differentiate नहीं कर सकते. That is nothing but a mass of the cell. ठीक है, आया समझ में? So that mass is called as callus, and the production of that mass, unorganized mass, is called as callogenesis. ठीक है, so that is very first step of the tissue culture. Next, okay, methylophilus methylotrophus is a what? Okay, वो क्या होता है? So it is bacterium. ठीक है, methylophilus methylotrophus is a bacterium. So मिथिल कुछ तो लिखा है तो उसमें हमें समझ में आ रहा है कि वो क्या होगा, वो ऑर्गेनिक सब मतलब ऑर्गेनिक मैटर कंज्यूम करने वाला कोई तो हो सकता है. ओके, इट कैन बी मिथेनोजेन आल्सो. तो ये आपको हम लॉजिक लगाते हैं बाय द fashion or by the arrangement of the words used for the name of it. Okay, used for the name. चलो next. Large number of plantlets are obtained through so micropropagation, macropropagation, plantlet culture, organ culture. तो वो माइक्रो प्रोपोगेशन से आपको मिलते हैं. ठीक है, माइक्रो प्रोपोगेशन इज द amplified propagation you can say. ठीक है, तो a very large number of plantlets can be achieved by the technique of micro propagation. Okay, so these propagated plantlets are known as micropropagules. So what they are called as micropropagules, and these are genetically identical
plants, and from them new individual plants can be obtained. So these a completely uniform genotype is maintained throughout the propagation. Okay, so as they are genetically identical plants, they are known as clones. Okay, so they are clones of each other, they are copies of each other. Okay, next. Okay, in callus culture, root can be induced by supply of. तो क्या होता है कि मैंने आपको अभी अभी बोला कि सबसे पहले कैलस का फॉर्म, एक्सप्लांट से कैलस बनता है, और उस कैलस से बाय द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस यू इंड्यूस द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स. ठीक है, तो उसके लिए सबसे एक एक हार्मोन होता है, तो उससे जब आप ये करते हो, उसका सप्लीमेंट देते हो, तो एक पर्टिकुलर ऑर्गन का डेवलपमेंट जो होता है वो ज्यादा अमाउंट में होता है. सो इफ ऑक्सिन्स आर मोर, रूट्स आर फॉर्म्ड. ठीक है, सो व्हाट शुड बी द आंसर? आंसर शुड बी डी, ऑक्सिन्स. बट हम बाकी का भी देखते हैं. इफ ऑक्सिन्स आर मोर, रूट्स आर फॉर्म्ड, एंड द formation of root, the process of formation of root is known as rhizogenesis. Okay, that process is known as rhizogenesis. And if the cytokinins are more in quantity, then the shoot system begins to develop, and that process is known as coलोgenesis. है समझ में? coलोgenesis. सो उसमें क्या होता है एक्चुअली, उन्होंने कैसे डिफरेंशिएट किया है, देखो कि जो आपकी ये है, आपकी लैंड है, लैंड के ऊपर की डेवलपमेंट एंड लैंड की नीचे की डेवलपमेंट. सो आप ऐसा कर सकते हो, आप ऐसा एक माइंड में रख सकते हो कि बिलो द लैंड जो डेवलपमेंट है मींस द फॉर्मेशन ऑफ रूट, रूटलेट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो दैट प्रोसेस इज एनहांस्ड by the supplement of oxygen. Okay, and the process which is induced above the land, that process is enhanced by the supplement of cytokinin. ठीक है, ऐसा उन्होंने क्या किया है, एक रफली क्या किया है, तो डिफरेंशिएशन किया है. ओके, नेक्स्ट. plant part used in tissue culture is called as. So एक बेसिक जो प्लांट पार्ट होता है उससे ये माइक्रो प्रोपोगेशन किया जाता है, उस पार्ट को क्या कहते हैं? सो सोमेक्लोन, एक्सप्लांट, क्लोन, ऑल ऑफ दिस. सो व्हाट शुड बी द आंसर? हमने ये वर्ड अभी ये दोनों लेक्चर्स में बहुत बार यूज किया है कि कैसे क्या कहते हैं उस पार्ट को. सो that part is nothing but your एक्सप्लांट. ठीक है, तो ये एक्सप्लांट एग्जैक्टली क्या होता है, वो कैसे बनता है, उसके बारे में थोड़ा सा बोलते हैं. चलो. ओके, सो सबसे पहले टिश्यू कल्चर में आपको एक्सप्लांट का कल्चर डेवलप करना होता है. ठीक है, तो अगर आपके इसमें आपने अगर इमेज दी है आपके बुक में, आई थिंक पेज नंबर 51 पे, तो उस पे अगर आपने देखा तो आपको वहां पे स्लांट्स दिखने को मिलते हैं. देखो, ऑर्गेनोजेनेसिस के लिए 3 ट्यूब्स जो उन्होंने दिए हैं ना, तो उसमें अगार है ब्लू कलर का, मतलब वो ब्लू कलर से दिखाई उन्होंने ये किया है, दिखाया है, तो वो स्लांटिंग पोजिशन में है. देखो, तो these tubes are called as slants, tissue culture tubes, slanting tissue culture tubes. ठीक है, तो उसमें सबसे पहले क्या किया है, एक्सप्लांट बनाते हैं. कैसे कि कुछ भी सिलेक्ट किया जाता है, कुछ भी पार्ट सिलेक्ट किया जाता है. सो दैट कैन बी अ सेल, टिश्यू और पीस ऑफ प्लांट ऑर्गन. ठीक है, कुछ भी, लीफ हो सकता है, रूट हो सकता है, स्टेम हो सकता है, आइसोलेटेड सेल भी हो सकती है. ठीक है, तो वो सिलेक्ट किए जाते हैं, और जनरली उसमें भी पैरेन्काइमा टिश्यू और मेरिस्टेम यूज किया जाता है एज एन एक्सप्लांट. ओके, so that explant should be sterilized very properly and placed on a solid nutrient medium, and that nutrient medium can be agar, can be gelatin, can be any other source. ठीक है, and the cells from explant absorb nutrients and they start multiplying and they form into a callus. Okay, and the formation of callus takes place. है समझ में एक्सप्लांट की प्रोसेस क्या होती है? सो प्लांट पार्ट, वेरी फर्स्ट पार्ट
used for the tissue culture is called as explant. ठीक है, explant that acts as a precursor for the tissue culture. Okay, next. Jaya and Ratna are the varieties of. So ये किसकी varieties हैं? तो वो rice की varieties हैं. ठीक है? So these are the varieties used used by the technique of tissue culture, the recombinant DNA technology, and many more technologies in the food enhancement. Okay? So disease resistant varieties they are. Okay? So they are Jaya and Ratna. These are the varieties of your rice. ठीक है? Next, wheat variety Himgiri is resistant to. So ये जो wheat की variety है वो किससे resistant है? Okay? So what is the answer? Answer is leaf and strip rust. जो rust होती है ना उसके लिए वो क्या है? Resistant है. Okay, is this clear? So just remember the name of that variety, that is your wheat. Okay, so that is wheat variety and it is resistant to your leaf and strip rust. Okay, that is your fungal infection. That is fungal infection. Okay, chalo. Next, disease free plants are obtained by utilizing. Okay, so आप disease free plant कैसे बना सकते हो? Okay, तो वो बनता है by the apical meristem tissues. So apical meristems are the undifferentiated cells. So जब आप ये करते हो ना, जब आप कोई भी particular gene उसमें induce करते हो, so that gene is propagated into the whole plant. Okay, so if you want to develop a disease free plant or disease free variety of a plant, then you have to introduce that particular gene into your into that apical meristem. Okay, so that will serve as an explant, then it will form a callus and then organogenesis will take place. Okay, and you will have multiple plants in your hand. Okay, so this is the process. Next, a wheat variety having more protein content is. So which is the process here, which is the process which is followed here? So this is the biofortification process of biofortification. That means the increasing the content, increasing the concentration of the nutrients. So a wheat variety having more protein content is a okay, answer is given. So it is Atlas 66 is the variety. Okay, is that clear now? Okay, now next question. Yes, this question is repeated, but again it is very important. We have to understand it very clearly, very carefully. So culture medium should be sterilized by. So there are various processes. All these are used for the sterilization. These are autoclaving, use of alcohol, sodium hypochlorite, and sunlight. So all these are you can say sterilization methods, but for the sterilization of culture medium you have to use only and only autoclaving. Okay, सो पिछले लेक्चर में हमने बोला था कि ऑटोक्लेविंग का प्रेशर एंड टेम्परेचर क्या होता है. सो 121 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 15 पाउंड्स एंड यू हैव टू एक्सपोज योर कल्चर मटेरियल फॉर दैट प्रेशर एंड टेम्परेचर फॉर नियरली 20 मिनट्स. ठीक है. Alcohol sterilization is done by the process of, if you want to cut a particular plant part, okay, you have to cut a part, or you have to use a surgical instrument for that, then that instrument is sterilized by the use of alcohol and flaming. Okay, then sodium hypochlorite, this is the surface sterilization
agent. ठीक है, तो if you want to clean or you want to sterilize your surface area in the lab, then you will use that sodium hypochlorite and you will clean the whole area by that fluid. Okay, so ethyl alcohol is the another you can say स्टरलाइजेशन, सरफेस स्टरलाइजिंग एजेंट. ठीक है, तो आप ये भी यूज कर सकते हैं. तो अल्कोहल का बहुत यूज होता है लैब्स में. तो पूरा का पूरा जो एरिया होता है ना, वो आपको क्या करना होता है, स्टरलाइज करना पड़ता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. अगार अगार एक्ट्स एज, ये अगार अगार क्या होता है. ठीक है, तो एक्चुअली प्योर फॉर्म में उसे कहते हैं अगैरोज. क्या कहते हैं उसे, अगैरोज इज द एक्सट्रीम प्योर फॉर्म एंड अगार इज द इट्स वेरिएंट. ओके, सो ये एक्चुअली पूरा का पूरा उसका यू कैन से बायोलॉजिकली उसका ये होता है, यू कैन से उसका सोर्स है. सो इट इज द जेली लाइक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम योर रेड एल्गी. रेड एल्गी से वो बनता है, एल्गी से वो क्या किया जाता है, तो बनाया जाता है. ठीक है, so it is a mixture of two components. One is agarose, that is the pure form which is obtained from red algae, and another is linear polysaccharide. ठीक है, and one is heterogeneous mixture of smaller molecules called as agaropectin. ठीक है, तो it is the mixture of two components, that is agarose. Agarose is a linear polysaccharide and another is agaropectin. So it is the, again I am telling you, this question often comes in your interviews. Okay, so this is the combination of agarose and agaropectin. Okay, so agarose is the linear polysaccharide and agaropectin is the heterogeneous mixture of small biomolecule. Okay, chalo. So agar agar acts as your solidifying agent. So agar melts at the temperature of 40 above the temperature of 40 degree centigrade. Okay, 40 to 45 degree centigrade agar starts to melt. So in so when you expose your culture media to autoclaving, you will see that your broth or your culture is in liquid form. ठीक है, क्योंकि उस टेम्परेचर पे वो लिक्विड होता है. बट at that moment when your culture medium achieves a room temperature or lower temperature, your medium starts to solidify. ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ता है कि जिस फॉर्म में आपको कल्चर चाहिए आपका, तो उस फॉर्म में उस अगार को पहले ही पोर करके रखना पड़ता है. ठीक है, क्या करके रखना पड़ता है, पोर करके रखना पड़ता है. ठीक है, सो दैट you can isolate or you can inoculate your culture onto that medium. Okay, next question. Part of a plant used for tissue culture is called, so this question is repeated, so it is explant. Okay, so that is known as your explant. Okay, and stalks, what is stalks? Stalk are the collection of the desirable form of explant. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. Plant tissue culture is based on the plant cell characteristic. Okay, which is the characteristic? Cell differentiation, organ formation, totipotency, cell maturation. Answer is already given. So totipotency. Okay, so we'll discuss these four terms. First is cell differentiation. तो देखो क्या होता है सेल डिफरेंशिएशन. हमने ये अपने पहले बहुत पहले लेक्चर्स में भी सीखा है कि सेल डिफरेंशिएशन क्या होता है. तो क्या होता है, देखो कि मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, अगर आपको याद है तो, कि 10th तक या 12th तक आप सब लोग एक ही क्लास में होते हो, आप डिफरेंशिएटेड नहीं होते हो. पर जैसे कि आप 10th पास हो जाओ, तो
आप में से कुछ बच्चे साइंस को आ जाते हैं, कुछ बच्चे कॉमर्स को जाते हैं, कुछ बच्चे आर्ट्स को जाते हैं, कुछ बच्चे अलग ही कोई कोर्स करते हैं. सो यू गेट डिफरेंशिएटेड. ठीक है. तो in at the stage of your 10th standard, you all have the potential to differentiate into any one of the branch. ठीक है. So same is the process with the with this cells also. ठीक है. So at the very first or primary or initial stages of the development, these cells have the potential to differentiate into any one of the cell. Okay. तो उस सेल का कुछ भी बन सकता है. रूट सेल बन सकती है, stem cell बन सकती है. Stem cells are the, you can say, undifferentiated and but having the potential to differentiate into any one of the cell. So these are the stem cells. Those stem cells will differentiate into root cells, leaf cells, you can say node cells, etc. ठीक है. तो ये जो प्रोसेस होती है वो हमारे बॉडी में भी होती है. ओके. हमारी जो स्टेम सेल्स होती है तो वो भी कुछ सेल्स न्यूरॉन्स बन जाती है, कुछ सेल्स जर्म सेल्स बन जाती है, कुछ सेल्स जो होती है वो आरबीसीज बनती है, डब्ल्यूबीसीज बनती है. उसमें भी टाइप होते हैं, ग्रैन्युलोसाइट्स, अग्रैन्युलोसाइट्स. तो ये डिफरेंशिएशन बाद में होता है. ओके. तो सबसे पहले उनका एक ही अनडिफरेंशिएटेड फॉर्म होता है. तो इस प्रोसेस को कहते हैं सेल डिफरेंशिएशन. उनकी आइडेंटिटी बनती है. ओके. ऑर्गन फॉर्मेशन को, ऑर्गन फॉर्मेशन मैंने बोला क्या होता है ऑर्गन फॉर्मेशन. इट इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस, मींस द फॉर्मेशन ऑफ पर्टिकुलर ऑर्गन. ठीक है. रूट्स बनते हैं, शूट सिस्टम बनता है. तो इस प्रोसेस को कहते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस. ठीक है. आया समझ में ऑर्गेनोजेनेसिस किसे कहते हैं एग्जैक्टली. ओके. उसके बाद a very important term comes, that is your totipotency. So what is the totipotency and which plant is called as totipotent. ठीक है. So totipotency is the if this is the Latin word actually. So totipotentia is that word. So meaning of that word is ability for all. ठीक है. So totipotency is the ability of a single cell to divide and produce all of the differentiated cells in an organism. So cell differentiation is the process which comes under the totipotency. So वो कुछ भी बन सकती है, कुछ भी. ओके. सो स्पोर्स बन सकते हैं, जाइगोट्स बन सकते हैं, कुछ भी सेल्स बन सकती है. सो जिस प्लांट में और जिस सेल में ये पोटेंसी होती है उसे कहते हैं टोटिपोटेंट सेल. ओके. क्या कहते हैं उसे, टोटिपोटेंट कहते हैं. ओके. तो क्या होता है कि टोटिपोटेंसी से बिगिनिंग होती है और सेल का मोस्ट डिफरेंशिएटेड फॉर्म भी बनता है. तो उसमें जो कुछ भी प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती है उनको फिर कहते हैं प्लूरिपोटेंसी, मल्टीपोटेंसी, ओलिगोपोटेंसी, यूनिपोटेंसी. आया समझ में. तो दीज आर दी अनदर डिफरेंट टर्म्स. ओके. So totipotency, you remember this ability of cell to differentiate it into any cell. Okay. So that is called as totipotency. And the cell which has the capacity of develop into capacity to develop into any one of the cell, that cell is known as totipotent cell. Okay. Is this clear? Next. Sterilization of explant is done by using array. फिर से आया है क्वेश्चन. तो that sterilization is done by using 70% ethyl alcohol. So often after sterilization, ठीक है, after autoclaving of the media, that explant is washed with the 70% ethyl alcohol. ठीक है. उसको वॉश दिया जाता है. आपको अगर ये मेथोडोलॉजी आप देखेंगे, आप कोई भी रूटीन टिश्यू कल्चर का आप प्रोसीजर देखिए या प्रोटोकॉल देखिए, उसमें आपको ये दिखेगा कि दैट स्टरलाइजेशन इज डन बाय यूजिंग 70% इथिल अल्कोहल. एक्चुअली जब टिश्यू कल्चर होता है ना, तब यू विल सी कि नाइफ होती है उसकी, या उसका उसके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, या उसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं, या बायोलॉजिकल पार्ट यू वांट टू यूज. सो वो सारे जो
होते हैं ना वो हमेशा 70% इथिल अल्कोहल से स्टरलाइज किए जाते हैं। सो यू विल आस्क कि 100% इथिल अल्कोहल क्यों नहीं, क्योंकि वो तो कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है ना 100% का, उसे कहते हैं एब्सोल्यूट अल्कोहल। ठीक है, 99.99% अल्कोहल को कहा जाता है एब्सोल्यूट अल्कोहल। ठीक है, और इस एब्सोल्यूट अल्कोहल से स्टरलाइजेशन नहीं किया जाता है, 70% से ही किया जाता है। द रीजन बिहाइंड दैट देयर आर सम ऑर्गेनिजम्स, देयर आर सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स which are resistant to that concentration of alcohol. Okay, those organisms or those microorganisms use alcohol as their carbon source. Okay, so 100% ये नहीं किया जाता, 100% अल्कोहल यूज नहीं किया जाता है। सो 70% अल्कोहल से वो किया जाता है, बिकॉज जस्ट नाउ मैंने आपको जो बोला है कि वो जो ऑर्गेनिजम्स है वो क्या करते हैं, वो उस इथिल अल्कोहल को उसका कार्बन सोर्स करके यूज करते हैं। सो दे यूज दैट अल्कोहल फॉर देयर ग्रोथ पर्पज, न्यूट्रिएंट के जैसा वो उसको यूज करने लगते हैं। Okay, so that's the reason absolute alcohol is not used for the sterilization. 70% ethyl alcohol is used for the sterilization because ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है कि उस कॉन्सेंट्रेशन पे ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं होते हैं। ओके, आया समझ में? व्हाट इज द एग्जैक्ट रीजन फॉर द यूज ऑफ द 70% ethyl alcohol? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, CO205 is high yielding variety of, so ये CO205 जो वैरायटी है वो हाई yielding वैरायटी है, पर वो किसकी वैरायटी है? So what's the answer? Answer is sugar cane. ठीक है, आंसर इज शुगर केन। तो आपके बुक में बहुत सारे प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिसीज रेजिस्टेंस में आपको बहुत सारे दिखेंगे कि कौन से वैरायटीज है वो। ठीक है, तो ये जो वैरायटी है CO205 ये शुगर केन की वैरायटी है। ठीक है, नेक्स्ट, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज अ डैश डिसीज। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर आपको एक डिसीज रेजिस्टेंट वैरायटी बनानी है तो आपका उस प्लांट के डिसीज का जो स्टडी है ना वो बहुत अच्छा होना चाहिए कि कौन से टाइप के डिसीजेस उस प्लांट को होते हैं, किस कौन से टाइप्स के डिसीजेस को वो प्लांट ससेप्टेबल होता है, ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। Okay, so for example beans are susceptible to yellow mosaic virus, so for that purpose powdery mildew is developed. Okay, so in this way you have to study first diseases of that particular plant, and then for studying that disease pattern you will develop a disease resistant variety of that particular plant. Okay, so answer is late blight of potato is a fungal disease. ठीक है, लेट ब्लाइट इज अ फंगल डिसीज। ठीक है, सो उसके रेजिस्टेंस के लिए और उसको फाइट करने के लिए आपको अलग अलग वैरायटीज बनानी पड़ती है, किसकी? पोटैटोज की। ठीक है, नेक्स्ट, a somatic hybrid of potato and tomato is, so a very important terminology is used here, that is somatic hybrid. So hybridization is done in the germ cells. ठीक है, कहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हुआ है? जर्म सेल्स में बना है, हुआ है। ठीक है, सो व्हाट इज द नेम ऑफ दैट हाइब्रिड? सो पोटोमो, पोमैटो, टोपैमो एंड ऑल ऑफ दिस। सो क्या नाम है उसका? So pomato is the hybrid of the tomato and potato. Okay, so that is called as somatic hybridization. So we'll read about this somatic hybridization. The protoplast from two different plants can be made to fuse by using fusogenic agent as polyethylene glycol. So हमें यहाँ पे क्या समझ में आया कि some kind of fusion inducing reagent
that is fusogenic agent is used for the you can say एक उसको इकट्ठा करने के लिए, उसको जॉइन करने के लिए यूज किया जाता है. एंड देयर इज वन एग्जांपल मेंशन्ड इन योर बुक, दैट इज पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल, शॉर्ट फॉर्म इज PEG. ओके. And from the resultant combined protoplast by tissue culture, a new plant variety can be produced, such as potato plus tomato is pomato. Okay. And another example is also mentioned, that is Raphanus and Brassica. So the combination of these two plants is Raphanobrassica. So the technique used for such kind of uh, for the production of such kind of hybrids is known as somatic hybridization. Okay. So all these are the applications of tissue culture. So micropropagation, production of disease-free plants, production of secondary metabolites, then somatic hybridization, all these are the applications of tissue culture technology. Okay. Next. Okay. Tissue shows best growth at the temperature. So this is another important part. You have to provide very specific growth conditions to your growing tissue. ठीक है, उसका temperature, humidity, ठीक है, water content, प्रेशर रूम का, ये सब हमें बहुत ही अच्छी तरह से मैनेज करना होता है. ओके. तो फिर एसिडिक कंडीशंस डेवलप हो रही है क्या, बेसिक कंडीशंस, अल्कलाइन कंडीशंस डेवलप हो रही है क्या, ये सब के ऊपर आपको बहुत ही अच्छा ध्यान देना पड़ता है. तो आपको जो आपने इंक्यूबेशन टेम्परेचर मेंटेन किया है ना, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है फॉर द बेस्ट ग्रोथ ऑफ टिश्यू. ठीक है. तो कौन सा टेम्परेचर ये होता है सबसे एक अच्छा होता है उसके लिए, तो दैट टेम्परेचर इज 25 to 3 नहीं है, वो 30 होना चाहिए. ठीक है. जस्ट अ मिनट, we will do that. So 30 degree centigrade should be the temperature for the growth of a tissue. ठीक है. So answer should be 25 to 30 degree centigrade. So why this is so? Because if you observe, the normal room temperature is approximately 25 to 27 degree centigrade. ठीक है. तो टिश्यूज जो होते हैं ना, वो इस टेम्परेचर पे अच्छे ग्रो होते हैं. अगर आप उनको बहुत ही हाई टेम्परेचर देते हो तो उनका जो प्रोटीन कंटेंट है उसका लॉस हो जाता है. और अगर आप बहुत ही लो कंडीशन देते हो तो उनके जो प्रोटीन्स है या वेरियस एंजाइम्स है वो एक्सप्रेस ही नहीं हो पाते. ठीक है. वो ग्रो ही नहीं हो पाते लो टेम्परेचर पे. ओके. फ्रीजिंग कंडीशंस में वो ग्रो नहीं हो सकते. हाँ, you can use freezing temperature for the storage purpose. This can be allowed. Okay. But for the growth purpose, you have to maintain the temperature of 25 to 30 degree centigrade in your incubator. Okay. So remember this part. Next, Pusa Sadabahar variety of chili. Okay. So वो किससे रेजिस्टेंट है? अरे एक्चुअली इसे ये क्वेश्चन पूरा करना चाहिए कि पुसा बहार वैरायटी ऑफ चिली इज resistant to, okay, is resistant to. तो ये किससे रेजिस्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन इन्होंने पूछा है. ओके. So what should be the answer? We'll see in slideshow. Yes. So this is resistant to chili mosaic virus. So this is the virus which affects the chili plants. Okay. So aphids are the another kind of pathogens. Fruit borers are the insects. Okay. And black, that option is I think incompleted or some kind of blank is there. Okay. So ignore that. But chili mosaic virus. Okay. Pusa sadabahar is resistant to chili mosaic
वायरस। ओके, सो आप ना क्या कर सकते हो, आप ना इसका ये बना सकते हो, टेबल बना सकते हो। एफिड्स को कौन रेजिस्टेंट है, देखो ब्रासिका जो होती है ना, तो ब्रासिका वैरायटी जो है पुसा गौरव, सो दैट वैरायटी इज रेजिस्टेंट टू एफिड्स, ठीक है। देन फ्रूट बोरर्स को कौन रेजिस्टेंट है, ओक्रा जो है भिंडी की जो वैरायटी होती है, पुसा सावनी एंड पुसा A4, सो दैट is resistant to shoot and fruit borer, ठीक है। एंड दिस पुसा सदाबहार इज रेजिस्टेंट टू चिली मोजाइक वायरस, ठीक है। सो इस वायरस से क्या होता है, चिली मोजाइक वायरस से, तो यू विल सी द मोजाइक पैटर्न, so net like pattern in the on the leaves of that chili plant, and leaf का curl होता है, okay, leaf ऐसे turn होते हैं, inward उनका turn होता है, that turn is called as leaf curl, curling of leaf takes place, ठीक है। So this is resistant to this chili mosaic virus. Next question. Okay, high aspartic, low nitrogen, and so maize leads to related resistant to. Okay, तो उनको ऐसा समझ में आया कि जब मेज में स्पार्टिक एसिड का कंटेंट हाई किया जाता है और नाइट्रोजन का कंटेंट लो किया जाता है, तो वो मेज रेजिस्टेंट बनता है। किससे, तो लीफ रस्ट, मेस्टेम बोरर्स एंड फ्रूट एफिया, तो किससे वो रेजिस्टेंट बनते हैं, सो मेज स्टेम बोरर्स जो इंसेक्ट्स हैं उसे वो क्या करते हैं, उससे वो रेजिस्टेंट बन जाते हैं। सो उनको ये समझ में आ गया। ओके, तो ऐसा क्यों होता है, देयर आर वेरियस मैकेनिज्म्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डिसीज रेजिस्टेंट प्लांट्स, ठीक है। तो उसमें आपको दोनों समझ में आना चाहिए कि कंज्यूमर्स को वो हार्मफुल नहीं होना चाहिए, जो इंसेक्ट से या पैथोजन से उनको वो हार्मफुल होना चाहिए, ठीक है। और प्लांट जो है उसके जो नेटिव प्रोटीनेशियस कैरेक्टरिस्टिक्स है वो डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए, ये आपको क्या करना पड़ता है, कंसिडर करना पड़ता है। और इंसेक्ट का उसका जो ग्रोथ पैटर्न है या उसका मेटाबॉलिज्म है पूरा, वो जब आपके समझ में आता है तब आप ऐसे डेवलपमेंट कर सकते हो। तो शायद ये जो मेस्टेम बोरर है वो हायर एस्पर्टिक एसिड को ससेप्टिबल है, ठीक है। या अगर लो नाइट्रोजन कंटेंट है तो वो क्या हो जाता है, उसकी सफिशिएंट ग्रोथ के लिए जो सफिशिएंट ये चाहिए, रिक्वायरमेंट चाहिए, वो पूरी नहीं होती और वो मर जाता है, ठीक है। तो और उसका प्लांट के ग्रोथ में कुछ इफेक्ट नहीं है, अगर आप एस्पार्टिक एसिड का कंटेंट बढ़ा भी देते हो और नाइट्रोजन का कंटेंट कम भी करते हो तो मेज के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है। ये अगर समझ में आया तो आप ऐसी एक वैरायटी बना सकते हो कि जो एस्पार्टिक एसिड का कंटेंट जिसमें हाई है और नाइट्रोजन का कंटेंट जिसमें कम है, ऐसे एक वैरायटी आप बना के मेज स्टेम बोरर्स का जो हार्म है आपके प्लांट को वो अवॉइड कर सकते हैं। ओके, इज दिस क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes, suspension cultures must be agitated at a speed of. So this is very important process when you are growing your cultures in suspension media. So agitation is very much required. So these should be agitated at a speed of 150 to uh, 200 rpm. RPM means revolutions per minute. Okay, or you can say rotations per minute. तो क्या होता है, ये अजाइटेशन क्यों रिक्वायर्ड है, उसके लिए बहुत बड़ी बड़ी मशीनरी लगाते हैं, हाँ, कि टिश्यू कल्चर में ठीक है एक वो रोटरी शेकर काम चला देता है, पर अलग अलग जो कल्चरिंग, अगर आपने फर्मेंटेशन इंडस्ट्री में देखा तो उसके लिए एक अलग से वो बनाते हैं पूरी की पूरी मशीनरी, बिकॉज दिस अजाइटेशन इज वेरी मच रिक्वायर्ड बाय द यूनिफॉर्म ग्रोथ ऑफ योर कल्चर, ठीक है, एंड द यूनिफॉर्म supplement of your nutrients. So this agitation is very much essential, it is very much required, ठीक है। तो और उसका स्पीड भी बहुत ही नेसेसरी होता है, बिकॉज अगर आपने स्पीड बढ़ा दिया, आपको क्या लगता है कि बहुत जोर से घुमाया तो यूनिफॉर्म अच्छे से होगा, पर उसका एक साइड इफेक्ट होता है कि उसके अगर आपका स्पीड बहुत ही बढ़ गया तो उससे फोमिंग होता है,
or that foaming is you can say harmful for the growth of your culture. So foaming अवॉइड भी करना होता है और अजाइटेशन नेसेसरी तो है, तो उसके लिए प्रॉपर स्पीड अचीव करना बहुत जरूरी होता है. ठीक है. So for the tissue culture technology, suspension culture should be agitated at a speed of 150 to 2000 to 200 rpm. ठीक है. 10,000 का भी rpm होता है. ठीक है. तो ये जो when separation is needed means आपको कुछ आपके पास एक लिक्विड मीडिया है तो उससे आपको सेल्स को सेपरेट करना है, तो उस सेल कल्चर मिक्सचर को आपको बहुत ही हाई इस पे बहुत ही हाई आरपीएम पे घुमाना पड़ता है. सो 10,000 15,000 20,000 का भी आरपीएम होता है. ठीक है. बट इन योर टिश्यू कल्चर आपको सेल्स को सेपरेट वगैरह करना नहीं है, आपको बस यूनिफॉर्म ग्रोथ चाहिए एंड यूनिफॉर्म ये चाहिए, सप्लीमेंट ऑफ योर न्यूट्रिएंट्स चाहिए. तो उसके लिए आप क्या करेंगे, 150 to 200 rpm that temperature that agitation speed can do your function, can do your job. ठीक है. Next. Okay, what is the meaning of subculture? Subculturing is so transfer of whole culture into new vessel, growing explants over a solid medium only, growing plants in a liquid medium, and then transfer of a part of a culture from one vessel to another with fresh medium. So subculturing, you see means this type of subculturing you will see in your kitchen. Okay, so आपके किचन में ये सबकल्चरिंग होता है. जस्ट थिंक कहाँ पे होता है, आपने ये सबकल्चरिंग कहाँ पे देखा है. So subculturing is transfer of a part of a grown culture from one vessel to another with a fresh medium. So ये subculturing आपने कब देखा है, जब दही लगाते हैं ना, कर्ड लगाते हैं ना, तब ये सबकल्चरिंग होता है. कभी देखो किचन में कि आपकी माँ क्या करती है कि कर्ड का एक स्पूनफुल कर्ड लेती है और वो एक बाउल होता है मिल्क जिसमें होता है, उस मिल्क में वो कर्ड डाल देती है, जिसे मराठी में विरजण लावणे असं म्हणतात. त्याला मराठीत काय म्हणतात, विरजण लावणे. ओके, तो उसे मराठी में ये कहा जाता है. सो दैट इज नथिंग बट योर सबकल्चर. सो कर्ड में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, लैक्टोबैसिलस जो प्रेजेंट होते हैं, वो लैक्टोबैसिलस मिल्क में जो दूसरे बाउल में प्रेजेंट होता है, वो फ्रेश मिल्क में वो ग्रो होते हैं और वहां पे कर्ड का फॉर्मेशन होता है. फिर से जब वो होता है तो अलग से नया कर्ड का एक लेते हुए वो मिल्क में दूसरे मिल्क में डाल दिया जाता है. तो ये सब कल्चरिंग चलते रहता है. ठीक है. सो टिश्यू कल्चर में भी ये सब कल्चरिंग होता है. ग्रोन जो सेल्स है उनका थोड़ा सा सैंपल लेके न्यू मीडियम में उनको इनोकुलेट किया जाता है, सो दैट दो सेल can grow into another cell line. ठीक है. So subculturing is a transfer of a part of a culture from one vessel to another with fresh medium. Okay, so now we have done with our 50 questions. Okay, and with this last question we have done with the lesson also. So if you have any doubt, any query, if you want to learn a specific part of this chapter or any other chapter, just let me know. We'll take a live lecture and we'll solve your queries. Okay, हम अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे एक नया टॉपिक लेके. हमारा कंसिडरेबल सिलेबस कंप्लीट हुआ है. सो नाउ दिस इज द टाइम टू बिकम सीरियस अबाउट योर एग्जाम, क्योंकि आपकी एग्जाम होने वाली है. सो स्टार्ट टू प्रिपेयर सीरियसली. ठीक है. और हाफ से भी ज्यादा हमारे चैप्टर कवर हुए हैं. सो नाउ जस्ट बी फोकस्ड एंड स्टडी करो एग्जाम के लिए. And see you in the next session. Till then, thank you so much and all the best.